बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल सारा दिन मैं ट्रैवलिंग में था, लेट नाइट घर पहुँचा, ट्विटर ऑन किया तो देखा कि एक नया तूफ़ान मचा है कि जी इकोनॉमिस्ट में कोई मजमून छप गया है। और इकोनॉमिस्ट का जो मजमून है इसमें बुशरा बीबी के हवाले से उनके मुबैना तौर पर जादू टूना और इस तरह की चीज़ें और रियासत के फ़ैसलों पर असरअंदाज होना, इस हवाले से एक मजमून लिखा गया और उस पर ख़ासी बहस हो रही थी। बुशरा तस्कीन नामी खातून जो इसमें को ऑथर हैं शायद, और उनकी और नईम हैदर पंजोता साहब की बहस चल रही थी और उस पर काफ़ी ट्विटर गर्म हुआ था, काफ़ी बहस मुबाहिसा व्हाट्सएप ग्रुप्स मैंने चेक किए तो वहाँ पर चल रहा था। अब मैंने फ़ौरी तौर पर जब बुशरा तस्कीन के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि ये तो पीटीआई मुखालिफ, इमरान खान मुखालिफत में अपनी एक भरपूर अपना तारुफ रखती हैं कि ये नून लीग की हामी हैं, परवेज़ रशीद के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे हैं, नून लीग के नज़रियाती तौर पर करीब हैं, पीटीआई की शदीद तरीन मुखालिफ हैं। तो अंदाज़ा हुआ कि इन्हें भी लॉन्च किया गया है। जिस तरह से पीटीआई मुखालिफ, यानी इनकी कोई ऐसी क्रेडिबिलिटी सामने नहीं आई कि ये एक गैर जानिबदार किस्म की मुसन्निफ़ा हों या गैर जानिबदार किस्म की राइटर हों, गैर जानिबदार किस्म की सहाफ़ी हों। ऐसा कोई तारुफ इनका नहीं था। इनका तारुफ यही सामने आया जब इनकी ट्विटर टाइमलाइन जाकर देखा गया तो पता चला कि ये खातून तो इमरान खान मुखालिफ खातून है और इसमें साफ साफ नज़र आता है कि इनको लॉन्च किया गया है और इनको ये टास्क देकर इनसे काम कराया गया। और जाहिर है जिस शख्स ने उस पर काम ना कर रखा हो, जब उसे सवाल किया जाता है कि बताएं इस पर आपकी क्या तहकीक है या क्या सबूत हैं, तो जाहिर है उनके पास फिर कोई सबूत थे नहीं। इस तरह की चीज़ें कल सारा दिन, कल रात को और आज सारा दिन भी चलती रहीं। बहरहाल जब मैंने अखबारात आज खोले तो मुझे पता चला कि ये तो प्रॉपर कैंपेन है, क्योंकि जंग अखबार का जो हाफ पेज है पूरे का पूरा वो तस्वीरों समेत, ये देखें ना कितनी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा के, यानी ये जंग अखबार नहीं लगता, ये दोपहर का कोई अखबार लगता है जिसमें किसी की किरदार खुशी के लिए बाकायदा मुहिम जुई की गई हो। अब इसमें जादू और रियासत का गठजोड़, गोश्त, मिर्चें, कटे हुए सर, हुकूमत चलाने में आलाकार बुशरा बिखाब और इल्हाम से मालूमात इमरान खान तक पहुँचाती। इसको दी इकोनॉमिस्ट लिखा जा रहा है, हालांकि ये बात आपके इल्म में अब आई गई होगी कि इकोनॉमिस्ट में मजमून नहीं छपा है, बल्कि इकोनॉमिस्ट का जो ग्रुप है उनके तहत एक छोटा रिसाला छपता है। उस रिसाले में गालिबन उसका 1843 या 1943 इस तरह करके उसका कोई नाम है और उसमें ये मजमून छपा है और उस मजमून में जो है वो उसमें ये खातून, अब इसमें तस्वीरों में आप देखें मिर्चों की तस्वीरें छापी गई हैं। एक तस्वीर में हाथ में मिर्चें पकड़ी हुई हैं और फिर वो जादू टूना इस्तेमाल करने वाले सामान की तस्वीर, वो आलात के सामान, यानी ऐसा लगता है किसी अंग्रेज़ी फ़िल्म से पंजे वंजे और ये इस तरह की चीज़ें उठा के ली गई हैं या पता नहीं कहाँ से ली गई हैं। क्या ये तस्वीर बुशरा बीबी के मोबाइल से मिली हैं या बुशरा बीबी के ड्राइंग रूम में या उनके कमरे में, बेडरूम में इस तरह की तस्वीर पड़ी हुई थी या उनकी दराज में से निकली हैं? तो अगर नहीं निकली तो फिर ये तस्वीरें इस तरह छापने का क्या मकसद है? तो बज़ाहिर ये लगता है कि जंग अखबार भी इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन गया और प्रॉपरली उन्होंने बुशरा बीबी और इमरान खान के ख़िलाफ़ ये लॉन्च किया। अगरचे देखें बुशरा बीबी साहबा के किरदार के हवाले से बहुत सारे लोगों को कई किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मसलन उस्मान बुज़दार, फरागोगी और ये गुज्जर, रहसन गुज्जर, इन सब के ताने बाने जो हैं वो बुशरा बीबी से मिलते हैं। इनकी अपॉइंटमेंट्स, इनका करीब होना उस्मान बुज़दार के, ये सब चीज़ें। फिर घड़ी वाला जो मामला है या 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है, इन सब में बुशरा बीबी का एक किरदार दिखाई देता है। अगरचे पीटीआई के लोगों को भी इस पर कई काफ़ी किस्म के वो शुकूक व शुबहात या अपने ख़यालात का इजहार करते रहे हैं, क्योंकि इमरान खान को जितना लोग करीब से जानते हैं वो समझते हैं कि इमरान खान को ज़ाती तौर पर वो बेनियाज से आदमी हैं, उनको घड़ी शड़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि वो एक घड़ी की बेच के उसके पैसों को इस्तेमाल कर लें। वो इस किस्म की शख्सियत नहीं है। वो बेनियाज से उन्हें जो कपड़े दे दो वो पहन लेंगे, जो जहाँ उन्हें जो बिस्तर दे दो उस पर सो जाएंगे। तो फिर ये घड़ी का मामला कहाँ से निकल आया और ये 190 मिलियन पाउंड का जो यूनिवर्सिटी वाला प्रोजेक्ट था ये भी बुशरा बीबी का प्रोजेक्ट था। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन इस किस्म के इल्ज़ामात आयद करना और फिर सबूत दिए बग़ैर इल्ज़ामात आयद करना, ये तो एक घिनौनी साजिश है, यह एक घिनौनी हरकत है और इसमें वो मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे कैरेक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन कैरेक्टर्स की कोई अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है। और आप देखिए इस किस्म के जो मामलात हैं वो पहले भी कई मरतबा किए जा चुके हैं, कई लोगों को लॉन्च किया गया है, बेशुमार लोगों को। बुशरा तस्कीन पहली नहीं है, इससे पहले भी आर्टिकल इसी नौइयत के लिखे गए हैं। बस आसमा शिराजी साहबा ने भी एक आर्टिकल इसी नौइयत का लिखा था और भी लोग जो हैं वो
इमरान खान और बुशरा बीबी के कैरेक्टर पर कई तरह की उंगलियां उठा चुके हैं। आयशा गुल अलई आई, बेशुमार लोग आए और तरह तरह की हरकतें करते रहे, लेकिन इमरान खान के फेम को वो गिरा नहीं सके। तो ये जो आप हाफ पेज पे आज जंग अखबार ने छाप दिया है, इससे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ बहुत नीचे गिर जाएगा? तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई इसका कोई इस तरह का इम्पैक्ट होगा। 2-3 दिन ख़बरों में रहेगा और फिर दब जाएगा और फिर वही शोर होगा कि इमरान खान को रिहा किया जाए। कहा जा रहा है कि 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह का मजमून शाये किया गया है। ऐन मुमकिन है ऐसा ही हो, लेकिन इस मजमून का असर 2 दिन रहेगा। 27वीं तरमीम अगले लंबे अरसे तक रोज़ाना डिस्कस होती रहेगी। जैसे 26वीं तरमीम आज भी डिस्कस हो रही है ना, ऐसे ही 27वीं तरमीम डिस्कस होती रहेगी। 27वीं तरमीम के रोज़ाना जब शाख्साने सामने आएंगे तो ये इशू नया हो जाएगा। जैसे अभी के आगा को लगाया है, तो 27वीं तरमीम का शाख्साना है ना, के आगा का आइनी बेंच का रुकन बन जाने का, आइनी बेंच का हिस्सा बन जाने का, आइनी अदालत का एक जज बन जाने का। अब देखें के आगा कौन है। के आगा जो हैं वो परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में PCO के जज रहे। PCO के जज के तौर पर हलफ उठाया। फिर उसके बाद जब PCO जजेस को फारिग किया गया इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में आकर, तो इनको भी फारिग कर दिया गया। फिर ये वकालत शिकालत करते रहे। फिर इन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ये नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल रहे, नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल बना दिया गया। फिर जरदारी साहब के ये वकील रहे, वकालत करते रहे और जरदारी साहब के केस लड़ते रहे। और फिर अक्टूबर 2015 में इनको सिंध हाई कोर्ट का जज लगा दिया गया। 2015 में जब वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी सिंध में, तो इनको वकील बना दिया, इनको सिंध हाई कोर्ट का जज लगा दिया गया। ये 8वें नंबर पर जज थे जब यह आइनी बेंच बनाया। तो जब आइनी बेंच बना, ये 8वें नंबर से उठाकर इनको आइनी बेंच का सरबराह बना दिया गया। सिंध में आइनी बेंच का सरबराह बनाया गया और उसके बाद उस वक्त उनकी जो यानी अब जो रिटायरमेंट की उम्र है सिंध हाई कोर्ट के जजेस की या हाई कोर्ट के जजेस की, वो 62 साल है। तो अब ये 61 साल के हो गए हैं। इनको अगले साल रिटायर होना था, तो अब इनको आइनी अदालत में लाया गया है। आइनी अदालत के रिटायर्ड जजेस की उम्र जो है वो 68 साल मुकर्रर की गई है, यानी इनको 7 साल की मजीद मोहलत मिल गई है कि अब नौकरी पर बरकरार रह सकते हैं। तो 7 साल की एक्सटेंशन हो गई है एक तरह से इनकी नौकरी में। ये बरतानवी शहरी हैं और इनको जो है वो अभी जो हाल ही में ये जो तरमीम हो रही थी 27वीं तरमीम, उसमें दोहरी शरीयत के ख़ात्मे की बात आई, तो पीपल्स पार्टी ने दोहरी शरीयत पर पाबंदी की जो तजवीज़ थी उसको मुस्तरद कर दिया और कहा कि दोहरी शरीयत पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। मुबशर जैदी साहब के मुताबिक बैरून मुल्क जो प्रॉपर्टी है इन्होंने पहले ज़ाहिर नहीं की इनकी, फिर इसकी वैल्यू उन्होंने सिफर रखी। इनकी ऑफशोर कंपनियां भी हैं। फिर ये 2005 से 2014 तक इन्होंने कभी भी इनकम टैक्स गोशवारे जमा नहीं कराए। अभी आइनी बेंच का सरबराह होते हुए इनके जो शाख्साने थे, कारनामे थे, वो भी काबिल ज़िक्र थे। शर्जील मेमन साहब को इन्होंने काफ़ी किस्म के रिलीफ दे रखे हैं। हाई कोर्ट का जज होते हुए भी मुल्क से बाहर जाने की जो पाबंदी थी वो उसका ख़ात्मा किया। काफ़ी किस्म के रिलीफ इन्होंने शर्जील मेमन को दिए। नैब को हिदायत की कि शर्जील मेमन को हाथ ना लगाया जाए। नैब को अमलन रोक दिया कि वो शर्जील मेमन के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। फिर नैब के जो कॉल अप नोटिस थे शर्जील मेमन के वाले से, उनको कलअदम करार दे दिया और बल्कि उल्टा नैब ही की ऐसी तैसी फेरते रहे। फिर इसके अलावा इनके ख़िलाफ़ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनके ख़िलाफ़ ये जो जज साहब हैं, इनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कई किस्म की शिकायत भी मौजूद हैं इनकी फाइनेंशियल करप्शन के हवाले से, मगर उस पर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। मंजूर कादर काका का इन्होंने जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट होती है PNICL, उससे नाम निकलवाने के लिए इन्होंने कहा कि ये इंसानी हुकूक का मामला है, इनका नाम निकाला जाए। नाम निकलवाया। उसी बुनियाद पर जब बैंक अकाउंट्स आरिफ अलवी के सील कर दिए गए और उनके ख़ानदान पूरे के, आरिफ अलवी साहब जब इनके पास लेकर गए अपना मुकदमा, तो इन्होंने आरिफ अलवी को रिलीफ देने से इनकार कर दिया। हालांकि वकील ने मंजूर कादिर काका के ही केस का हवाला देते हुए वो प्ली ली, लेकिन इनको कोई रिलीफ नहीं मिला। तो साबिक जज एक आगा रफ़ीक रहे हैं, पीपल्स पार्टी के बहुत करीब माने जाते हैं, ये उनके रिश्तेदार भी हैं। अंग्रेज़ी बोलते हैं, अंग्रेज़ी के अलावा इनको कोई और ज़बान आती नहीं है। और छोटे मोटे वकील बेचारे जो अंग्रेज़ी कमज़ोर है जिनकी, वो जब इनके सामने पेश होते हैं तो वो इनसे झाड़ खा के आ जाते हैं और अक्सर जो है वो वकला इनके सामने पेश ही नहीं होते। तो फिर अदम पेशी के बुनियाद पर ये केस को खारिज कर देते हैं और कहते हैं कि जी देखें इनका जो डिस्पोजल रेट है वो कितना ज़्यादा है। तो क्वालिफाई करते हैं, यानी कोई साफ़ सुथरे कैरेक्टर का हामिल शख्स आइनी बेंच का सरबराह नहीं बन सकता। तो जिसके अंदर ये सारी खुराफात मौजूद हों, यानी वो करप्ट भी हो, सियासी जमातों को फेवरेटिज्म भी वो करता रहा हो, दोहरी शरीयत का हामिल भी हो, PCO का जज भी रहा हो, जिस जज के अंदर ये सलाहियतें सारी मौजूद हैं वो क्वालिफाई करता है कि आइनी बेंच का सरबराह बन सके। यानी वो जज या वकील जिसके किरदार पर कई किस्म के
ग्रे एरियाज़ मौजूद हों, क्वेश्चन मौजूद हों, वो अप्लाई कर सकता है आईनी अदालत का जज बनने के लिए। साफ़ सुथरे किरदार का हामिल शख्स आप यकीन कीजिए कि वो जज नहीं बन पाएगा या वो क्वालिफाई नहीं करता, उसका बेसिक जो क्राइटेरिया है उस पर ही पूरा नहीं उतरता। तो आईनी अदालत का जज बनने का बेसिक क्राइटेरिया यह है कि उसके किरदार में ऐसे ग्रे शेड्स मौजूद हों जैसे के आगा के हवाले से मौजूद हैं, और इनको जो है वो आईनी अदालत का जज बनाया गया है। इस तरह के जो नमूने हैं या हीरे हैं, इनको इकट्ठा करके आईनी अदालत तश्कील दी जा रही है। अब ये आईनी अदालत पाकिस्तान में आइन के फ़रोग के लिए कितना किरदार अदा करेगी, ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। यानी जस्टिस के आगा जो पीपल्स पार्टी के काफ़ी करीब माने जाते हैं, समझें कि पीपल्स पार्टी ने इनको अपना जज के तौर पर लगवा दिया है कि जी एक हमारा भी जज भी लगा दें, आपने अपने लगा दिए हैं, तो उस कोटे में पीपल्स पार्टी ने इनको लगवा दिया है। इनकी टोटल सलाहियत और ख़ूबी यही है कि ये पीपल्स पार्टी के घर के बंदे हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठाते। ये 27वीं तरमीम का शाखसाना है। अब 27वीं तरमीम तो रोज़ डिस्कस होती रहेगी। बुशरा तस्कीन का आर्टिकल 2 दिन में डाई डाउन हो जाएगा, मर जाएगा अपनी मौत आप, लेकिन ये 27वीं तरमीम का मसला ज़िंदा रहेगा और हमारे सामने शक्ल बदल के आता रहेगा। अभी और जज लगेंगे तो फिर उनके भी कैरेक्टर पर उनका भी जो बायोग्राफी आप देखेंगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि किस किरदार के लोग हैं। ऑलरेडी जो लोग हैं, आमिर फ़ारूक और हसन अज़हर रिज़वी वग़ैरह, वो भी माशाल्लाह अपनी मिसाल आप हैं। उनका भी पूरा वो भी क्वालिफ़ाई करते थे जज बनने के लिए। एक ख़ातून है जनाब उज़्मा कारदार। उज़्मा कारदार के वैसे तो माशाल्लाह उनकी अक्ल व ज़हानत पर पहले भी किसी को कोई शक नहीं था, लेकिन अब उन्होंने साबित किया है कि वो कहते हैं ना, अक्लमंद दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है, बेवकूफ़ दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है। तो बेवकूफ़ दोस्त का किरदार अदा किया है उज़्मा कारदार ने। अपनी तरफ से वो बड़ी फ्रैंकनेस का इजहार कर रही थी मरीम नवाज़ से, कि मरीम नवाज़ ने उनके बारे में उनसे इतना फ्रैंक थी कि तुम PTI से आई हो तो मुझे बताओ इमरान खान मेरे बारे में क्या कहता था, मुझे बताओ इमरान खान मेरे बारे में क्या कहता था। तो वो कहती हैं भाई मैंने उनको बताया कि इमरान खान कहता था कि इस औरत का ऊपर वाला खाना खा लिया। अच्छा, अब ये बयान जो है उज़्मा कारदार साहबा ने दिया है। अब उज़्मा कारदार इतनी एम्बिशियस किस्म की ख़ातून हैं और माजी में भी इतनी छोटी छोटी हरकतें ये करती रही हैं, और आज भी उज़्मा कारदार जो हैं वो, अब जिस तरह से उन्होंने मरीम नवाज़, आपको वो वीडियो तो याद ही होगी जिसमें मरीम नवाज़ के गले मिलने लगी थी, मरीम नवाज़ ने इनको हाथ पकड़ के झटक दिया था। इसके बावजूद ये साबित करने में लगी हैं कि इनका बड़ा किरदार है उज़्मा कारदार का, और बड़ा वो करीब है मरीम नवाज़ साहिबा के। इनकी एक कहानी जो है वो मैं आपको छोटी सी सुनाता हूँ। ख़ातून जो हैं वो पहले PTI में जब हुआ करती थी, तो एक दफ़ा जर्नलिस्ट का एक ट्रिप, लाहौर के सहाफ़ियों का एक ट्रिप जो है वो गया परवेज़ खटक साहब की दावत पर। ट्रिप नहीं था, इनफैक्ट परवेज़ खटक साहब ने इनवाइट किया कि आप आएँ, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ क्या कारकर्दगी है। उसको कोऑर्डिनेट कर रही थी फ़ातिमा चद्दड़। फ़ातिमा चद्दड़ जो हैं वो मीडिया की कोऑर्डिनेटर या मीडिया की कोई ज़िम्मेदारी थी उनके पास पंजाब की उस वक्त से, लाहौर की। तो उन्होंने लाहौर के कुछ सीनियर सहाफ़ियों को दावत दी और कहा कि परवेज़ खटक साहब, आप अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए, कुछ ब्रीफिंग्स के लिए, कुछ चीज़ों के लिए, कि जैसे हुकूमतें किया करती हैं वो दिखाना चाहते हैं, तो आप देखना चाहते हैं कि अगर वहाँ पर क्या तरक्की हुई है तो आप वहाँ चलें। तो कुछ सहाफ़ी, लाहौर के 8-10 सहाफ़ी जिसमें मैं भी शामिल था, तो हम परवेज़ खटक साहब से मिलने के लिए चले गए। 2 दिन का वहाँ पर एक यानी ओवरनाइट स्टे था होटल में, और अगले दिन इमरान खान साहब से भी मुलाकात थी, परवेज़ खटक साहब से भी थी, IG उस वक्त नासिर दुरानी साहब हुआ करते थे, उनसे भी मुलाकात थी, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो वज़ारा थे उन्होंने भी अपनी वज़ारतों के बारे में ब्रीफिंग दी, अपनी दावत दी, और 2 दिन का वो बड़ा भरपूर किस्म का एक ऐसा दौरा था जिसमें PTI की कारकर्दगी को समझने में का मौका मिला, और उनके ऊपर जो सवालात थे वो भी उठाए गए वहाँ पर, और उनके लूप होल्स भी बयान किए गए, बताया गया कमज़ोरियाँ कहाँ हैं, और जहाँ पर सराहा जाना था वहाँ सहाफ़ियों की तरफ से सराहा भी गया, और जो समझने की ज़रूरत थी वो समझा भी गया। तो इस तरह का ये ट्रिप था। तो फ़ातिमा चद्दड़ इसको कोऑर्डिनेट कर रही थी। हमारे दोस्तों में से किसी को शरारत सूझी रात को कि उज़्मा कारदार साहिबा को बताया जाए कि आप कहाँ हैं, यहाँ तो फ़ातिमा चद्दड़ साहिबा जो हैं उन्होंने मेला लूट लिया है। तो हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने फ़ोन किया और उज़्मा कारदार साहिबा को रात के खाने के बाद जब सब इकट्ठे बैठे थे तो उन्होंने फ़ोन किया, उनको शरारत सूझी। हमारे एक सीनियर सहाफ़ी दोस्त थे, उन्होंने कहा कि उज़्मा बीबी, यहाँ पर तो फ़ातिमा चद्दड़ ने मेला लूट लिया है, तुम तो कहीं हो ही नहीं, कहाँ रह गई हो तुम। हालांकि उज़्मा कारदार वो थी जो मजमे में खड़े होकर पीछे से थोड़ा सा सर निकाल के भी कैमरे में आने की कोशिश करती थी।
तो वहाँ पर कुछ लोगों ने पंप किया उज़मा कारदार साहिबा को, और वहाँ पर जो है वो कि आप तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है और ये तो सारा काम जो है वो फातिमा सफदर कर रही हैं। तो उज़मा कारदार साहिबा ने क्या किया कि उन्होंने रात को कोई सवारी अपनी गाड़ी में आई या जैसे भी आई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सुबह नाश्ते पे के लिए आ रहा था, तैयार हो रहा था, मुझे फ़ोन आया एक दोस्त का, ओ यार हम तो कर आ गए, सो गए शरारत। इनफैक्ट मैं तो जूनियर सहाफ़ियों की तरह बैठा हुआ था, हमारे सीनियर दोस्त ये शरारत कर रहे थे। मुझे फ़ोन आया, ओ किधर हो? मैंने कहा मैं बस तैयार होकर नीचे आ रहा हूँ। नीचे पहुँचो फटाफट, उज़मा कारदार यहाँ पहुँच गई है। उन्होंने लाहौर से रात को 12 बजे सफ़र शुरू किया और सुबह जो है वो वहाँ पर पहुँची हुई थी लॉबी में, होटल की लॉबी में, और वो जनाब के उस गैप को फिल करने के लिए वो आ गई। अब वो सबसे तस्वीरें बनवा रही हैं लॉबी में, और उसके बाद फिर ये हुआ कि वो जो मोहतरमा वहाँ पर ऑलरेडी आई हुई थी, फातिमा साहिबा जो ये अरेंज कर रही थी, ज़ाहिर है उन्हें भी तशवीश हुई कि ये कहाँ से पूरे इवेंट को हाईजैक करने के लिए आ गई हैं। लेकिन बहरहाल उसके बाद क्या हुआ ये हमें नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि CM हाउस में उज़मा कारदार साहिबा की गाड़ी को रोक लिया गया और उनको वहाँ पर दाखिल नहीं होने दिया गया और कहा गया कि आप इस दौरे का हिस्सा नहीं हैं तो आप यहाँ से वापस जाएँ, और फिर उनको काफ़ी सुबकी का सामना करना पड़ा। तो ये इनकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें, तो इस तरह की ये खातून है, और अब इन्होंने आई एम श्योर जो हरकत की है इस पे मरियम नवाज़ साहिबा इनसे मज़ीद नाराज़ होंगी और कहेंगी कि तुम अपना मुंह बंद ही रखती तो ज़्यादा बेहतर था। इमरान खान का ये कहना कि तुम्हारा ऊपर वाला खाना खाली है, तो इस पर काफ़ी मजाक बना हुआ है। तो ये मोहतरमा का अपना भी खाना मुझे खाली दिखाई देता है, ये जो इन्होंने हरकत फरमाई है। तो चलिए जनाब, सोहेल अफरीदी साहब बड़े एक्टिव चल रहे हैं 2-3 दिन से और बड़े गर्मा गर्म बयानात दे रहे हैं। इस पर बाद में अगले व्लॉग में करूँगा। कल मैं सारा दिन आपसे बात नहीं कर सका था, आज भी इनफैक्ट सुबह से, क्योंकि मैं परसों शाम से ट्रैवलिंग में था और आपसे जो है वो इस हवाले से बात नहीं हो पा रही थी। लेकिन चलिए कुछ और मौज़ूआत पर अगले वीडियो में बात करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।